आपका स्वागत है पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट की इस क्लास में। मैं हर्षाद अली। जो हमारा टॉपिक है आज हम उसमें चर्चा करेंगे जैव विविधता संरक्षण, जिसको हम बायोडाइवर्सिटी कन्वर्जन कहते हैं इंग्लिश में। जैव विविधता संरक्षण का अर्थ होता है किसी क्षेत्र में पाए जाने वाली जीव जंतु और पेड़ पौधों की जो अधिकता है या बहुलता है उसको संरक्षित करना, उसको सुरक्षित करना। तो जैव विविधता संरक्षण की हमारे पास दो विधियां होती हैं, दो हमारे पास मेथड्स हैं। ठीक है, चलो समझते हैं इनको और इन पर आधारित प्रश्नों को भी कर। तो देखिए, पेड़ पौधे, पादप, पेड़ पौधे यानी प्लांट्स और वन्य जीवों के संरक्षण की दो विधियां हैं। उनको, पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को सुरक्षित रखने की दो विधियां होती हैं। एक विधि का नाम है स्वस्थानीय संरक्षण, दूसरी विधि का नाम है बाह्य स्थानीय संरक्षण। इसको बोलते हैं, स्वस्थानीय को बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन और दूसरी को बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। इस पर प्रश्न आ चुका है ऑलरेडी। आइए पहले समझते हैं कि ये दोनों विधियां किस तरह से कार्य करती हैं। पहले हम बात करेंगे स्वस्थानीय संरक्षण की, जिसको हम इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। अब देखो, इन सीटू से समझ जाना आप, इन सीटू मतलब स्वस्थानीय, मतलब वही स्थान जहां पर वो जीव रहते हैं। तो इनमें जीवों को उनके मौलिक स्थानों पर ही प्रोटेक्ट किया जाता है। जब पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास यानी उनका मूल घर जो है, नेचुरल हैबिटेट, जंगलों में जहां वो रहते हैं, समुद्रों में, वहीं पर यदि हम संरक्षण दे दें तो स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। आपसे परीक्षा में जो पूछा जाता है स्वस्थानीय के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, तो देखिए स्वस्थानीय, देखिए राष्ट्रीय स्वस्थानीय के एग्जाम्पल्स में क्या आएंगे। देखो, राष्ट्रीय उद्यान जिनको हम नेशनल पार्क कहते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य जिसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं, संरक्षण आगार जिसको कंजर्वेशन रिजर्व्स कहते हैं, पवित्र उपवन जिसको सैक्रेड ग्रुप्स कहते हैं, संरक्षित समुद्री संरक्षित क्षेत्र जिसको मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज कहते हैं, जैव मंडल रिजर्व। ये सारे एग्जाम्पल्स आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। अभी प्रश्नों को हल करेंगे इन पर आधारित। माना ये लगा कि किसी क्षेत्र में जंगल है और वहाँ पर जो है अवैध रूप से शिकार किया जा रहा है जंगलों के जीवों का, जानवरों का, तो वहाँ पर सरकार ये कर सकती है, उस क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क घोषित कर सकती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर सकती है। और जब ये घोषणा कर देगी सरकार, तो वहाँ पर अवैध रूप से शिकार या किसी बाह्य व्यक्ति का प्रवेश, उसके रेडियस तय कर देगी कि इतने में मानव गतिविधियाँ बैन हैं। तो इस तरह से किया जा सकता है इसमें स्वस्थानीय में। बाह्य स्थानीय को बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। अब देखिए, इसमें क्या है, जब जीवों को उनके मूल स्थान से बाहर कहीं पर और पर ले जाकर सुरक्षित किया जाता है। जब जीव जंतु, पेड़ पौधों को उनके मूल निवास स्थान से, जंगलों से निकाल करके अगर वहाँ असुरक्षित हैं तो बाहर किसी अन्य स्थान पर ले जाया जाता है। तो जब जीवों को, वनस्पतियों को उनके प्राकृतिक आवास से हटाकर अन्य निवास स्थान पर जो है उनको संरक्षण किया जाता है, इसे बाह्य स्थान कहते हैं। जैसे आपने चिड़ियाघर देखे होंगे, चिड़ियाघर में आपने देखो अलग अलग तरह के जानवर होते हैं, तो चिड़ियाघर इसका एक एग्जाम्पल है बाह्य स्थान का। ठीक है, ऐसे ही बोटेनिकल गार्डन होते हैं। चिड़ियाघर में तो जानवर रखे जाते हैं, जीव रखे जाते हैं। वनस्पति उद्यान में बाहर से प्लांट्स को लेकर के आता है, पौधे होते हैं जो अच्छे अच्छे फ्लावर्स, फूलों के जो पौधे होते हैं उनको ला करके इन बोटेनिकल गार्डन्स में प्रोटेक्ट किया जाता है। अगर यदि आप नोएडा आए हो तो आपने देखा होगा, हाँ, बोटेनिकल गार्डन एक मेट्रो स्टेशन है, वहीं पर नीचे आप देखेंगे बहुत सारी फूलों के अलग अलग प्लांट्स लगे हुए हैं। सीड बैंक को सुरक्षित रखा जाता है, बीजों को और जीन्स को सुरक्षित रखना, ये सब एक्स-सी2 के एग्जाम्पल हैं। ये एग्जाम्पल आप याद रखेंगे क्योंकि ये सीधे सीधे परीक्षा में आपके पूछे हुए हैं। इसके अलावा ह्यूमन के जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म बैंक है और ओवम बैंक है, जीन बैंक है, सीड बैंक है। बैंक के नाम से जितने भी आएंगे वो एक्स-सी2 में चले जाएंगे। अब इस पर प्रश्न करते हैं हम लोग। देखिए, सारे सवाल आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं और पहला सवाल लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? वो आप कहेंगे आपने तो स्वस्थानीय बताया था। स्व जहां पर होगा, सेल्फ शब्द से समझिएगा, स्वस्थानीय, सेल्फ वासन एक ही बात है। इंग्लिश का टर्म जरूर याद रखें, इन सीटू। ठीक है, स्वस्थानीय। तो स्वस्थानीय रणनीति एक ऐसी पेड़ पौधों को या जैव विविधता को संरक्षित करने की एक ऐसी विधि है जिसके थ्रू हम जीवों को उनके मौलिक आवास स्थानों पर ही प्रोटेक्ट कर देते हैं जहां वो रहते हैं। तो इसमें कई सारे एग्जाम्पल देखे थे। बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सैक्रेड ग्रुप्स है, कम्युनिटी रिजर्व है, कंजर्वेशन रिजर्व्स बनाए गए हैं। तो इसमें ये भी उत्तर होगा, ठीक है, ये भी उत्तर होगा, ये भी उत्तर होगा, मतलब उत्तर नहीं होगा, ये क्या होंगे, स्ववासन संरक्षण ये हो गए। बट सवाल में पूछा है स्वस्थानीय संरक्षण नहीं है, तो नहीं है वाला तो हमारे पास एक ही है, वो है बोटेनिकल गार्डन। और आप जानते हैं बोटेनिकल गार्डन में जो प्लांट्स होते हैं उनको एक जगह पर से ले जाकर, उनके मूल स्थान से ले जाकर कहीं और सुरक्षित किया जाता है। उत्तर समझ में आ गया। फिर सवाल पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय पद्धति नहीं है? आप हर तरह से समझिए, जो एग्जाम्पल्स है अभी प्रश्नों में ही याद हो जाएंगे। तो
तो बोटेनिकल गार्डन ये बार बार आपको उत्तर में मिलेगा, ठीक है। बाकी अलग अलग विधियां आपको पता हैं, ये सब इन सीटू। इसी सवाल को थोड़ा उल्टा करके पलट करके पूछते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों में देखो, नेशनल पार्क्स में जो आनुवंशिक विविधता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी है, इसका रख रखाव किया जाता है कौन सी विधि से? देखो, आपको हमने एक चीज़ बताई थी कि जब भी राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा नेशनल पार्क, तो आपको पता है नेशनल पार्क इन सीटू कंजर्वेशन होता है, ठीक है। तो नेशनल पार्क के अंतर्गत जो भी संरक्षण होगा वो इन सीटू में चला जाएगा, क्योंकि बोल रहा है राष्ट्रीय उद्यानों में। अब राष्ट्रीय उद्यान ऐसा तो है नहीं कि कहीं से जंगल को उठा करके ले गए और जानवरों को उठा करके ले गए किसी दूसरे स्थान पर उनको ले आकर रख दिया, नहीं। जहाँ पर जंगल पहले से मौजूद थे उन जंगलों को पहले राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। अब उस राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के अंतर्गत, उस क्षेत्रफल के अंतर्गत जितने जीव पेड़ पौधे आएंगे उनका संरक्षण जो किया जाएगा वो इन सीटू ही कहलाएगा, ठीक है। तो वैसे ही राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिकता विविधता, ये जो है इन सीटू का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, आपको जो प्रश्नों के नंबर यहाँ पर शो हो रहे हैं, ये नंबर इसलिए शो हो रहे हैं क्योंकि अलग अलग टॉपिक्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो जितने भी पीछे मिस हुए हैं क्वेश्चंस या नंबरिंग, वो सब अपने अपने टॉपिक्स में आएंगे सारे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ये प्रश्न हमने वैसे कल इस पर थ्योरी में, ये पिछली क्लास में चर्चा की थी, लेकिन प्रश्न ले रहे हैं इसका। आपको हमने बताया कि टर्म्स के ऊपर प्रश्न पूछता है, ठीक है, कि कौन सा टर्म किसने दिया है। तो इसमें याद रखिएगा, इकोसिस्टम, आपको याद है इकोसिस्टम शब्द दिया था एजी टेंसले ने, ठीक है, एजी टेंसले ने। एक सही सुमेलित वाला आपको ढूंढना है इसमें। बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड स्वेस ने दिया था, ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर मैच्ड वाला तो आपको यही ढूंढना है। इकोलॉजी शब्द को अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। अर्नेस्ट हैकल इसमें है नहीं, देखो कहीं ऑप्शन में हैकल ने दिया था। इकोलॉजी शब्द को अर्नेस्ट हैकल ने दिया था, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा जैव विविधता को वो WG रोजन ने दिया था, ठीक है। आप इतने टर्म याद रख सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न भी पूछा हुआ है। तो यहाँ तक के प्रश्नों को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रश्नों के प्रकार मैंने आपको डिस्कस किए हैं। अब बात करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स की। अब हम इनकी बात कर लेते हैं, जो इन सीटू एक्सीटू में हमने एग्जाम्पल्स। देखिए, इन सीटू की ये सारी विधियाँ थी, जिसमें हम नेशनल पार्क को भी पढ़ेंगे, वन्यजीव अभ्यारण्य को पढ़ेंगे, जैव मंडल रिजर्व को पढ़ेंगे। तो पहले जैव मंडल रिजर्व को। बायोस्फीयर एक ऐसी जगह है जहाँ पर जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल तीनों होते हैं और वहाँ पर जीवन की संभावना होती है। तो ऐसी संवेदनशील क्षेत्रों को रिजर्व किया गया है, घोषित किया गया है कि ये बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र हैं जीवन के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी ह्यूमन की नहीं होंगी जिससे इनको खतरा हो, किनको? जैव विविधता को, उस क्षेत्र के। 1971 में अगर विश्व के उस पर देखेंगे तो 1971 में मानव एवं जैव मंडल, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम आया था, ठीक है। MEB के नाम से परीक्षा में प्रश्न आ चुका है। यूनेस्को द्वारा ये प्रोग्राम आया था 1971 में, याद रखिएगा, ठीक है। तो 1976 में जैव मंडल रिजर्व की अवधारणा आई थी और विश्व में कुल जैव मंडल रिजर्व अगर आप देखोगे तो 727 से अधिक है, ठीक है। प्लस है, इससे ऊपर ही ऑप्शन चुनिएगा। और भारत में इन 727 जैव मंडल रिजर्व जो घोषित किए गए, इनमें से 18 हमारे देश में ही हैं। एक एक पर प्रश्न पूछा जाता है। जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, सबसे पहले इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1986 में। वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला है, फर्स्ट है, तो प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है हमेशा इस पर। ये कहाँ पर लोकेटेड है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट एक जगह आप देखते हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, इनके ट्राई जंक्शन पर है नीलगिरी। जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वही नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी है। नंदा देवी 1988 में आया था, उत्तराखंड में है ये। नौकरेक मेघालय में है। मानस असम में है, ये इनकी स्थापना वर्ष है। सुंदरवन याद रख सकते हैं, पश्चिम बंगाल में है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। डिब्रू साइखोवा असम में है। देबांग अरुणाचल में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। अगस्थ्यामलाई 2005 में घोषित किया, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में है ये भी। अचानकमार अमरकंटक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है। कच्चकरण गुजरात में है। कोल डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है। सेशालम आंध्र प्रदेश में है। और लेटेस्ट अगर आपसे पूछेगा लेटेस्ट या 18वां, तो याद रखिएगा ये पन्ना, कहाँ पर 2011 में घोषित किया गया था, मध्य प्रदेश में, ठीक है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। तो यहाँ से कुछ प्रश्न निकाल लेते हैं। भारत में स्थापित प्रथम जैव मंडल रिजर्व कहाँ पर है? ये नीलगिरी, ये नीलगिरी है, ये बॉर्डर पर है किस किस के? तमिलनाडु, केरल और इसके साथ ही तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के बॉर्डर पर 1986 में। तो प्रथम के नाम से आएगा, तो ये वाला प्रश्न में चूज करना है। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1986 में।
भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव मंडल रिजर्व। अब सबसे बड़े पर प्रश्न आता है, देखो सबसे बड़ा जैव मंडल 18 के 18 में कचकरन है। कचकरन गुजरात में है। इसके बाद अगर ये ऑप्शन में ना हो तो मन्नार की खाड़ी सेकंड नंबर पे। भारत में नवीनतम जैव मंडल रिजर्व जो नया है वो है पन्ना, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अभी अभी हमने देखा कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जीवन संभव हो, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल का से सम्मिलित एक ऐसा कॉमन क्षेत्र जहाँ पर जीवन संभव होता है। जैसे ये मानव है, ये स्थल भी है, यहाँ पर वायु है, तो यहाँ पर जीवन की जो है एक तरीके से लक्षण पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी की यदि आपसे पूछा जाएगा, किसी एक जीव से जब हम किसी जैव मंडल की तरफ बढ़ेंगे तो बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी। एक ऑर्गेनिज्म तो एक सिंपल जीव है, एक ऑर्गेनिज्म जीव है, कई सारे ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, तो उनकी पॉपुलेशन हो सकती है अलग अलग। तो अभी जैव विविधता नहीं, कम्युनिटी, समुदाय में सारे जीव जंतु जितनी प्रणाली हैं सब आ जाएंगी, और ऐसी सारी जगह आ जाएंगी जिन पर इस तरह की विविधताएं फैली हुई हैं। फिर बायोम, जहाँ पर एक विशिष्ट प्रकार की प्रजाति एक विशिष्ट प्रकार की जलवायु में रहती है। और बायोस्फीयर रिजर्व पूरा कंप्लीट होल एक बड़ा क्षेत्र है ये। तो जैसे जैसे हम ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन, कम्युनिटी पर जाएंगे, फिर इकोसिस्टम पर, फिर बायोम पर, ये पहली क्लास में हमने चर्चा की थी इसमें। ठीक है, तो इधर जाते हुए बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी। ठीक है, वो बढ़ने का साइन है ये। चलिए, ये हो गया। अब यूनेस्को ने 1971 में मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम जो ये जारी किया था, संरक्षण संबंधित कार्यक्रमों का संचालन इसमें किया गया। अब जैव मंडल आगार जो भी होगा उसके 3 क्षेत्र निर्धारित किए गए थे। जैसे कोई क्षेत्र है तो उस क्षेत्र को इन्होंने क्या किया, सबसे अंदर वाले क्षेत्र को कोर जोन बताया, उस बीच वाले क्षेत्र को बफर जोन बनाया, और सबसे बाहर वाले जोन को ट्रांजिशन जोन। कोर, बफर और ट्रांजिशन। कभी कभी पूछता है कि तीनों जोन में कौन कौन से। तो क्रोड क्षेत्र यानी सबसे अंदर का जो क्षेत्र है वो जैव मंडल का केंद्रीय भाग, आंतरिक भाग। जितने भी महत्वपूर्ण पौधे और जंतु की प्रजातियां हैं वो यहीं पर होंगी अंदर इसके। इसमें केवल अधिकारी ही प्रवेश कर सकते हैं, बाकी कोई अन्य व्यक्ति नहीं जाएगा। पर्यटन भी, यहाँ पर घूमने के लिए लोग नहीं आ सकते, रिसर्च नहीं कर सकते, तो यहाँ पर सुरक्षित कर दिया गया, जब बाहर से रोक दिया लोगों को। बफर क्षेत्र, ये बीच वाले से थोड़ा बाहर वाला अगला क्षेत्र जो है, इसमें रिसर्च किया जा सकता है, पर्यटन इसमें किया जा सकता है दूसरे क्षेत्र में। ट्रांजिशन जोन में आम व्यक्ति प्रवेश कर सकता है, फसल आदि यहाँ पर खेती बाड़ी की जा सकती है इस वाले एरिया में। ठीक है, आम व्यक्ति यहीं तक रहेगा, यहाँ रिसर्च हो सकती है, और यहाँ कोई नहीं जा सकता, सिर्फ अधिकारी जा सकते हैं अंदर। चलो, एक प्रश्न आया, इसको समझते हैं। राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य, जीव मंडल संरक्षित क्षेत्रों का निर्धारण किस आधार पर किया जाता था। ये हमने इन सीटों में देखे थे तीनों एग्जाम्पल। तो इसमें ये प्रश्न आया हुआ है, यूपीपीसीएस में आया 2017। तो वन्य क्षेत्र या मीठा जल संसाधन होंगे वहाँ तभी होगा, पारिस्थितिकी प्रबंधन संदर्श होगा, या जर्मप्लाज्म बैंक और प्राणी विज्ञानी महत्व। तीनों में से कोई समझ में तो आ नहीं रहा। इसमें से क्यों नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि राष्ट्रीय पार्क को हम संरक्षण के लिए यूज़ किया था हमने। संरक्षण क्यों कर रहे थे, क्योंकि जैव विविधता को सुरक्षित रखना था। ऐसे ही अभ्यारण्य, ऐसे ही तीनों। अगर देखो कहीं जैव विविधता टर्म मिल जाए तो देखो यहाँ पर है विविधता। ठीक है, डाइवर्सिटी, जैव विविधता बोले या विविधता, इसका अर्थ एक ही होता है इन्वायरमेंट में। तो प्रजाति समृद्धि का मतलब है कि जो हमारे पास प्रजातियाँ जीव जंतुओं की, पेड़ पौधों की, उनको सुरक्षित रख सके, उनकी वृद्धि होती रहे। और प्रजातियों को क्षेत्र से संबंधित विविधता, यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे चुन लेंगे। इसके साथ अब हम चर्चा करेंगे नेशनल पार्क्स की। सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं आपकी परीक्षा। तो नेशनल पार्क एक विधि है संरक्षण की, अभी हमने डिस्कस किया था इसको, इन सीटू कंजर्वेशन की। अब भारत में अगर आप देखोगे वर्ष 2023 तक, सितंबर तक 106 राष्ट्रीय उद्यान भारत में हैं। अभी अपडेटेड डेटा है ये। चलिए, तो याद रखिए कुल मिलाकर के 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं अभी तक, और सरकार किसी भी राज्य में किसी भी क्षेत्र को घोषित कर सकती है। ठीक है, तो ये संख्या बढ़ती रहती है। ठीक, आगे बात करेंगे। अब इन सब में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया था, ये अंग्रेज़ों के समय बनाया गया था 1936 में, और इसका नाम है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, या सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान भारत का। इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड में है ये। और इसका पुराना नाम बहुत पूछा जाता है, ओल्डेस्ट नेम क्या था जिम कॉर्बेट का, हैली नेशनल पार्क। ठीक है, हैली नेशनल। उत्तर प्रदेश में पूछ सकता है राष्ट्रीय उद्यान, तो ये लखीमपुर खीरी में है एक राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेशनल, इसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। तो देखो वर्तमान डेटा में आपको 106 मिलता है, लेकिन अभी हम थोड़ी सी चर्चा यहाँ कर लेते हैं कि देखो असम के अंदर अभी 7 नेशनल पार्क हैं, और लेटेस्ट 106, अब अभी हमने 106 का डेटा डिस्कस किया है, लेकिन ये डेटा आपको 106 या 107 में से चुनना होगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो बुक्स वगैरह हैं या फिर ये ज़्यादातर ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं वो 106 लिखती हैं डेटा। ठीक है, तो यदि 107 भी आए तो आप उसको उत्तर चुन सकते हैं, अगर 6 ना हो ऑप्शन में। तो यहाँ पर हमें लेटेस्ट जानने हैं कौन से हैं,
देखिए असम के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, असम के याद रखिएगा ज़रूर, असम में कुल मिलाकर के 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहले असम के इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ लेटेस्ट जो नए वाले हैं वो ऐड किए गए। दिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर, काजीरंगा नेशनल पार्क भी असम में ही है, मानस राष्ट्रीय उद्यान भी असम में ही है, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान भी, राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान भी। अब यहाँ पर टीआर जो लिखा है तो इसमें काजीरंगा नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है, मानस राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया। टीआर लिखने का मतलब है क्योंकि आप में से पूछा है इनमें से कौन सा नेशनल पार्क बाघ आरक्षित क्षेत्र भी है। अब छठा देखो, इसमें छठा जो है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान था, ये कोकराझार में है, ये असम के कोकराझार में है, ठीक है। और ये असम का छठा नेशनल पार्क घोषित किया गया 2021 में, और यही आप देखेंगे लेटेस्ट 106 105 में आते हैं दोनों। ऐसे ही सातवां देहांग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान 2021 में डिब्रू साइखोवा तिनसुकिया जिले में ये फैले हुए, तो ये जिलों के नाम हैं ये असम के, ठीक है। लेटेस्ट वाले मध्य प्रदेश के देखते हैं क्योंकि एमपी में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। भारत के किसी राज्य में सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर हैं वो तो एमपी में है। एमपी में कितने हैं, 12। और दूसरे नंबर पे आता है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में कुल मिलाकर के 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं। और थर्ड नंबर पे आता है असम। असम में 7 हैं, जो असम के हम कवर कर चुके हैं। अब मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान देखिए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि टाइगर रिजर्व भी है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, पेंच या इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान, ये सब टाइगर रिजर्व भी है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, परीक्षा में पूछा। ओंकारेश्वर डायनासोर जीवाश्म, ये परीक्षा में पूछा हुआ, ये भी एमपी का है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान ये 2018 में बनाया गया था, ठीक है, वर्ष याद रख लीजिएगा बस। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये सब एमपी के हैं। इस हिसाब से अंडमान निकोबार की भी देख लेते हैं। कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान, गैलीथो बे राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ बे मिल जाएगा वहाँ पर समझिएगा अंडमान निकोबार के। महात्मा गांधी मरी राष्ट्रीय उद्यान ये पूछा जाता है, देखो ऐसा लग रहा होगा मुख्य भूमि में भारत के लिए अंडमान निकोबार में है। मिडल बटन है और माउंट हैरियट है नॉर्थ बटन, बटन के नाम से और बे के नाम से जो है अंडमान निकोबार के हैं, माउंट हैरियट। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान और महात्मा गांधी दोनों यहीं पर हैं। साउथ बटन आइलैंड सैडल पीक के नाम से भी समझ जाओगे, ये कहाँ के हैं, ये सब अंडमान निकोबार के हैं। उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क भी है, ठीक है, 1936 में बना था। गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, फूलों की घाटी, राजा जी। फूलों की घाटी परीक्षा में बहुत आता है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। अभी प्रश्न करते हैं, जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान देख लो, दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान, हैमीस राष्ट्रीय उद्यान ये लद्दाख में है। अब किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, इस पर प्रश्न आता है। सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, इसको हम, इसका जो नाम है वर्तमान में सलीम अली नेशनल पार्क है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। आगे चलें, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है, मौलिंग अरुणाचल में है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान देखो बिहार में है। ऐसे ही हमने देखा था दुधवा नेशनल पार्क, वो यूपी में था। गुरु घासीदास ये छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है, कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में है, मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में है, गिर गुजरात में है, ये बब्बर शेरों के लिए है, ये भी इंपॉर्टेंट है, गुजरात में है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल में नाम समझ जाओगे। पिन वैली हिमाचल में है। पेरियार बहुत आता है परीक्षा में, केरल में है। साइलेंट वैली परियोजना पड़ी थी, केरल में है साइलेंट वैली भी। नावेगांव महाराष्ट्र में है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है ये, ठीक है। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है, 1977 में बना था। भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है मणिपुर के अंदर, इस पर भी प्रश्न आया है, ठीक है। और आगे देखें, बक्सा परीक्षा में आया हुआ है, गोरुमारा और जल्दापारा, न्यूरा वैली, सिंगला वैली, सुंदरवन ये पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान है। इधर क्लाउडेड लेपर्ड बीसन ये त्रिपुरा के हैं, इनके भी याद रखना है, नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों में जो भी हैं। कासु ब्रह्मानंदन, महावीर हरिना और मुरुगानी तेलंगाना के हैं। टाडोबा महाराष्ट्र का है, गूगामल महाराष्ट्र का है, संजय गांधी महाराष्ट्र का है, पेंच कई बार आया हुआ है महाराष्ट्र। मुझे जस्ट फॉर रिवीजन करवाने हैं 106 के 106 तो याद नहीं रख सकते, लेकिन ये बहुत खास खास हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में है, इंदिरा गांधी तमिलनाडु में है, ठीक है। आगे कंचनजंगा बहुत आता है परीक्षा में, सिक्किम में है। और मुकुंद राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव बहुत आता है, ये राजस्थान में है। सरिस्का आता है राजस्थान में है, ठीक है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में बहुत आता है परीक्षा में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। और नोकरेक मेघालय में, ये बहुत पूछते हैं, जिनको मैंने मार्क किया हाईलाइट किया है। बाकी रिवाइज आप सबको कर लेंगे, लेकिन इनको ज़्यादा ध्यान रखेंगे जिनको मैंने मार्क। चलो अब परीक्षा के प्रश्न पर आओ। इधर देखो, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों वन्यजीव अभ्यारण्यों के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। पहला देखो, ये प्रश्न आया हुआ है आपका अब ये वाला प्रश्न जो है यूपी पीसीएस की परीक्षा, जो लेटेस्ट परीक्षा हमारे पास हुई है वो 2021 में हुई है, अब 2023 में होगी। तो 2021 में एक प्रश्न आया था मेंस में,
ये प्रश्न जो आपके सामने है, दूसरे नंबर का प्रश्न, जो आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्रीय उद्यानों में सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में है। अभी हमने डिस्कस किया था मध्य प्रदेश में कुल 12 नेशनल पार्क हैं। 12 ऑप्शन में नहीं हो कभी कभी तो 11 भी उत्तर चुन सकते हैं, ठीक है, 12 या 11, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये है वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या सबसे अधिक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अगर यहाँ पर दूसरे नंबर पर पूछता तो अंडमान निकोबार में राष्ट्रीय उद्यान है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की यदि आप बात करेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में ही है। 96 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, दोनों को याद रखिएगा। इस हिसाब से तो ये दोनों कथन ठीक हो जाते हैं, ठीक है, बोथ ए एंड बी दोनों सही होंगे। अब देखो एक प्रश्न अभी हमने किया था रानी झांसी, मैंने बताया था मार्क किया था, रानी झांसी समुद्री नेशनल पार्क, ठीक है, और एक महात्मा गांधी के नाम से भी था। तो रानी झांसी ये जो अंडमान निकोबार में था, ये हमने चर्चा की थी अभी, अंडमान निकोबार में था, लेकिन इसका वर्ष वहाँ पर मेंशन नहीं था। अब आप देख लीजिए यूपीपीसीएस प्री में 2017 में प्रश्न आया था, और किसके साथ में पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है, वर्ष पूछा हुआ है, तो कितना इंपॉर्टेंट हो गया है प्रश्न, इसका उत्तर ये। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में, टेम्परेट अल्पाइन जोन में आता है। तो इसको याद रखेंगे, उत्तराखंड में चमोली जिलों में है, जो हमने देखा था फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, ये अभी हमने आपको बताया था वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में है, लेकिन इसका एडिशनल फीचर अब याद रख लीजिए, क्योंकि यहाँ अल्पाइन फूल पाए जाते हैं इसलिए ज़्यादा फेमस है। अगला देखें, एक राष्ट्रीय पार्क, एक नेशनल पार्क में किसको संरक्षण प्रदान किया जाता है। ये प्रश्न अभी जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है भाई, हमने अभी देखा उसमें किसको आप जो है संरक्षित करेंगे। ऑप्शंस बहुत ही क्लोज हैं, देख लीजिए, हिमाचल के पीसीएस में आया था ये, संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को करते हैं, या वनस्पति या जंतु समुदाय को करते हैं, केवल जंतु को करते हैं, केवल वनस्पति को करते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी कभी आपसे पूछा जाए, हमने देखा जैव विविधता में तो हम जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित कर रहे हैं, तो वो राष्ट्रीय पार्क में करते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व में भी करते हैं, वन्यजीव संरक्षण, वन्यजीव अभयारण्य में भी करते हैं। अब यहाँ पर देखो ऑप्शंस बहुत क्लोज है, अब आपको बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन चुनना होगा। यहाँ पर देखो केवल वनस्पति को तो नहीं करते, इससे अच्छा ऑप्शन तो दोनों वाले मिल जाता है इसमें, केवल जंतुओं को भी नहीं करते, हाँ वनस्पति और जंतु समुदाय को करते हैं, ठीक है, ये वाला ठीक हो सकता है, लेकिन इससे पहला वाला ऑप्शन भी देख सकते हैं हम। इसमें क्या है, संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को। अब देखो संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब होता है उसमें जैविक घटक, अजैविक घटक, पेड़ पौधे, जीव जंतु सब आ जाएंगे। अगर ऑप्शन में आपको ये मिल रहा है तो वो जैव विविधता और जीव जंतु समुदाय को भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब इससे भी बेहतर विकल्प हमें मिलेगा तो हम उसी को चुनेंगे, ठीक है, इसमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने इकोसिस्टम का अर्थ आपको शुरुआत में ही समझाया था, इकोसिस्टम क्या है, ठीक है, अंतःक्रिया करने वाले जैविक अजैविक जो तत्व होते हैं पर्यावरण के, उनमें जो तालमेल बैठ जाता है, सिस्टम बन जाता है, वही इकोसिस्टम है, ठीक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जितने तरह के जीव होते हैं, जितनी तरह के पेड़ पौधे, इंटायर सब आ जाएंगे, ठीक है, तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता पहला वाला, तब आप दूसरे को चुन सकते थे, क्योंकि हमें अल्टीमेटली किसको सुरक्षित करना है, जैव विविधता को। तो जैव विविधता किसका फीचर है, पारिस्थितिकी तंत्रों का ही फीचर है। देखो अगला प्रश्न भी आया है, भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्रित करने, उसके उपयोग करने की अनुमति नहीं होती है। अच्छा प्रश्न है, ये आईएएस के प्री में आया था 2012 में, तो इसका उत्तर आप करेंगे नेशनल पार्क में, ठीक है, नेशनल पार्क इसका उत्तर हो। सवाल अगला देखो, निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण, आर्कटिक तक परिवर्तित होती है। इसका ये फीचर है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद ही रख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, प्रश्न परीक्षा में आता रहता है ये। तो ये है नामदफा नेशनल पार्क, नामदफा आपको बताया था, मार्क किया था, ठीक है, नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नामदफा कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश। इसमें ये कहाँ पर स्थित है, ये वाला भी पूछा जाता है और ये भी तो ये चांगलांग जिले में है, और इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। कभी कभी स्थापना पे वर्ष पूछ लेता है, तो 1983 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। एक अनोखा प्रश्न मिला है, देखिए, मिजोरम के अंदर स्थित फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जानते हैं। तो फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को नीला पर्वत राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे हम लोग इसको, ठीक है। अब और प्रश्नों का कॉम्बिनेशन भी बनता है, इधर नेशनल पार्क है और नेशनल पार्क से होकर के जो नदियाँ बहती हैं, भाई जंगल है, जंगल में से नदियाँ निकल सकती, कहीं से भी निकल सकती हैं, वो तो प्रकृति ने जो बना दिया स्ट्रक्चर वही हमारे पास है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, उत्तराखंड से आप जानते हैं गंगा निकलती है, तो ये बात सही है या गलत है, उत्तराखंड में गंगा जरूर बहती है, लेकिन ये राष्ट्रीय उद्यान से नहीं निकलती है, ठीक है,
तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से जो निकलती है वो रामगंगा निकलती है, गंगा नहीं, तो यहाँ पर रामगंगा करेंगे। ठीक है, रामगंगा क्या है, इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है गंगा की ही। काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क से होकर जो जाती है वो ब्रह्मपुत्र जाती है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पर मैं सही वाली भी लिख देता हूँ। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से जो है केरल में है, साइलेंट वैली, ठीक है, साइलेंट वैली जो है केरल में है। और केरल से आप जानते हैं कौन सी नदी जाती है, कुंती पूजा, ठीक है, कुंती पूजा, ये भी नहीं, कुंती पूजा, कुंती पूजा, ये नदियाँ निकलती हैं, ये आप याद रखेंगे। प्रश्न ऐसे ही आया हुआ है आपका, आईएएस प्री में आया था 2000। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले यही याद होगा आपको, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में हैली नेशनल पार्क के नाम से इसकी स्थापना की गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में। ठीक है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, अगेन सेम क्वेश्चन कर लोगे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारतवर्ष का पहला राष्ट्रीय उद्यान। अब कुछ पेयर्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ करके कि पेयर्स पे भी क्वेश्चंस आते हैं। कौन सा युग में सही सुमेलित है, देखिए ग्रेट हिमालयन, अब देखिए ये क्या है, महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, हिमालय ये कहाँ पर है, इसमें देखेंगे, देखिए महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू में स्थित है, ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित है। राजाजी नेशनल पार्क अभी अभी हमने देखा है। ठीक है, इसमें कौन सा सुमेलित है ये हमें बताना है, तो ये ऑलरेडी, तो देखिए अगला है ये तो हिमाचल में है, राजाजी नेशनल पार्क जो है इसको भी देख लेते हैं। ये 3 डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तराखंड में जो है 3 डिस्ट्रिक्ट में आता है ये, हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल। तो देहरादून भी ठीक ठाक मिल रहा है हमें इसमें। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में ही है, ये मिला हुआ है, यानी ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इधर देखिए वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में, लेकिन जबलपुर में नहीं है, भोपाल में है। ठीक है, तो 2 हमें करेक्टली मैच्ड मिल रहे हैं इसमें, तो ये दोनों ही उत्तर हो जाएंगे हमारे। ठीक है, पहला और दूसरा नहीं होगा, पहला और लास्ट में नहीं होगा। एक प्रश्न और आया आपकी परीक्षा में, राजस्थान में आया था ये, राजस्थान इसमें, कि भारत के जिस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत केवल राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत ही आता है, कौन सा है, तो ये याद रखिएगा सिक्किम है। ठीक है, सिक्किम, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, 12 या 11 कह सकते हैं, लेकिन वो राज्य बहुत बड़ा है, उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। सिक्किम राज्य तो काफ़ी छोटा है इसके मुकाबले। तो सिक्किम का लगभग 25% यानी 1/4 भाग जो है इसका राष्ट्रीय नेशनल पार्क के अंतर्गत शामिल है। निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है, देखो सबसे ज़्यादा तो हमने देखा था मध्य प्रदेश में, उसके बाद में हमने देखा 9 कहाँ पर थे, अंडमान निकोबार में थे, उसके बाद में 7 हमने देखे असम में थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा अंडमान निकोबार। ठीक है, आप ऐसे भी चुन सकते हैं। धूपगढ़ चोटी राष्ट्रीय उद्यानों जो है ये कहाँ पर स्थित है, धूपगढ़ चोटी ये कहाँ पर है, सॉरी, धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आती है, धूपगढ़ की चोटी जो है ये सतपुड़ा में स्थित है। ठीक है, सतपुड़ा में स्थित है। आगे देखें, इसमें कौन सा राष्ट्रीय उद्यान ऐसा है जिसमें लायन टेल्ड मकाक, जैसे शेर की पूंछ होती है ऐसी पूंछ वाला एक बंदर कौन से राष्ट्रीय उद्यान में ज़्यादा पाया जाता है, तो साइलेंट वैली में। आपको बताया गया था साइलेंट वैली कहाँ, केरल में है। एक और प्रश्न लेंगे, भारतीय अनूप मृग बारहसिंगा की उस उपजाति जो कि पक्की भूमि पर फलती फूलती है, केवल घास भक्षी है, संरक्षण के लिए कौन सा क्षेत्र इसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा कान्हा नेशनल पार्क। ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क, यूपीएससी का 2020 का प्रश्न है ये, मध्य प्रदेश। ठीक है, एमपी। अगला देखें, जैव विविधता से भरपूर ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, बताया था हिसे हिमालय, हसे हिमालय और हासे ही हिमाचल। अगला है कान्हा किस लिए प्रसिद्ध है, कान्हा किसली जो है किस लिए प्रसिद्ध है, ये आप जानते हैं नेशनल पार्क है कान्हा नेशनल पार्क। ये वाला नेशनल पार्क हमने कवर नहीं किया था, ओशनिक नेशनल पार्क, ये भारत का ओशनिक नेशनल पार्क कहाँ पर है, कच्छ गुजरात में। ये आया हुआ है आपका आरओ का प्रश्न, यूपीपीसीएस मेंस का 2016 में आया था, आरओ री एग्जाम का 2016 में आया था। देखो इसके बारे में हमने चर्चा की थी और इस प्रश्न को पूछा कैसे है इसको भी समझ लो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान यानी फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप स्वयं होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ाता है। यानी ये क्या है, फ्लोटिंग वनस्पति, तैरती हुई वनस्पति। कहाँ है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो हमने देखा था कैबुल लामजाओ है। तो कैबुल लामजाओ को याद रखिएगा, कैबुल लामजाओ
इसका उत्तर कैबुल लामजाओ होगा। विश्व और भारत का ओनली तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। जब ये तैर रहा है तो उस पर पहले वाली वनस्पति भी तैरेगी। मणिपुर के कहाँ पर है? मणिपुर के विष्णुपुर में है। मणिपुर के विष्णुपुर में स्थित है। एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है ये, भारत और विश्व। अगला देखें, राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। आ चुका है प्रश्न, ठीक है। इसका एक और नाम है नागरहोल, ठीक है, नागरहोल। कभी इस नाम से पूछ ले तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। किस राष्ट्रीय उद्यान अथवा अभयारण्य का क्षेत्रफल 1171 वर्ग किलोमीटर है? अब डायरेक्टली ऐसे ही प्रश्न पूछा हुआ है, तो ये देखिए इसको कैसे करेंगे। जो हमने हिमाचल वाला पढ़ा था, ठीक है, द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, उसी का है। चलिए अगली क्लास में बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अभी संरक्षण ही चल रहा है अभी, और हाथी का, बाघ का, इन सब का भी चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।